हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बायो फर्टिलाइजर के बारे में देखा। बायो फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है, कौन कौन सा ऑर्गेनिजम्स उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें पहला था सिम्बियोटिक एंडोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, दूसरा था सिम्बियोटिक एंडोफिक्सिंग बैक्टीरिया, उसके बाद आया लूज एसोसिएशन एंडोफिक्सिंग बैक्टीरिया, फिर उसके बाद आया फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो ये हम लोग एंडोफिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग एंडोफिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने स्टडी उसका कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो फ्री लिविंग एंडोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होता है वो किसी भी प्लांट के साथ नहीं रहता है। वो सॉइल में या वाटर में वो फ्री स्टेट में होता है और वो डायरेक्ट क्या करता है, वो N2 को फिक्स कर देता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 11th में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये मोनेरा ग्रुप का, और इसके पास क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है। और वो हेटेरोसिस्ट में ये कैपेसिटी होता है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। ठीक है, तो इसमें चूंकि जो ये साइनोबैक्टीरिया होंगे फ्री होगा, ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, किसी प्लांट के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेगा, तो ये जो होगा वो एरोबिक होगा और फोटोसिंथेटिक होगा। यानी एरोबिक, इसको ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए और बिना फोटोसिंथेसिस का ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा और ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल ये करेगा। और जिसका जो मेन पर्पस होता है, जहां पे ये ग्रो करता है, अगर हम इस साइनोबैक्टीरिया को सॉइल में ग्रो कराते हैं या जिस सॉइल में ये ग्रो करता है वहां की जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये रिड्यूसेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल्स है एंडोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एनाबिना, नॉस्टॉक, औलोसीरा एंड टोलिपोथ्रिक्स। तो टोलिपोथ्रिक्स, तो ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये एग्जांपल्स याद रखिए, क्योंकि ये फ्री लिविंग है। वहां पे जो मैंने बताया था वो क्या था, सिम्बियोटिक था, तो सिम्बियोटिक अलग होगा और ये जो होगा एनाबिना, नॉस्टॉक, कुछ ऐसे भी हैं ये स्पेसीज जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी प्लांट के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। ठीक है, अब अगर इसके डेटा के बारे में अगर हम सोचें कि ये कितना नाइट्रोजन ये फिक्स कर सकता है, तो अगर हम ये देखें तो ये एनुअली एक साल के बाद, एक साल में अगर हम देखें तो इट फिक्स 7 to 8 लाख टन ऑफ क्या N2 फिक्स कर सकता है। ये सॉइल में इतनी इसकी कैपेसिटी होती है, जो कि 15 to 17 लाख टन ऑफ यूरिया के बराबर होता है। यानी इतना लाख टन अगर N2 फिक्स होता है तो वो हम अगर इसके बदले में अगर इसको हम इस्तेमाल करें तो 15 से 17 लाख टन ऑफ यूरिया का इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी यूरिया जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर से है, उससे हमारे सॉइल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और उसके बदले अगर हम इस साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल करें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो ये इतना अमाउंट है कि हमारे पूरे राइस क्रॉप में जितना भी यूरिया का इस्तेमाल पूरे भारत में होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल करके काम किया जा सकता है। यानी सोचो ये 15 to 17 लाख टन यूरिया को फिक्स कर सकता है, जो कि 15 to 70 लाख टन अगर यूरिया, ये नाइट्रोजन जितना हमें चाहिए, ये इतना ज्यादा अमाउंट है कि पूरे इंडिया में जितना राइस के फील्ड के लिए नाइट्रोजन चाहिए, यूरिया चाहिए, वो अकेले साइनोबैक्टीरिया ही दे सकता है। तो इसका फायदा ये हो गया कि इससे सॉइल भी खराब नहीं होगा और हमें नाइट्रोजन भी आराम से मिल जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, छठा फॉस्फेट बैक्टीरिया। फॉस्फेट बैक्टीरिया का मेन जो फंक्शन होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जो इनसॉल्युबल फॉस्फेट होता है सॉइल में प्रेजेंट, वो इनसॉल्युबल फॉस्फेट को सॉल्युबल में या यूं कह सकते हैं अनअवेलेबल फॉर्म को अवेलेबल फॉर्म में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, जिससे प्लांट उसको आसानी से ले लेता है। ये यूं कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको सिंपल फॉर्म में ला देता है। फॉस्फेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा उसको सिंपल फॉर्म में अगर ला दे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्युबलाइजेशन। यानी पूरा जितना भी मैंने बताया, जैसे कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में आ जाए या अनअवेलेबल फॉर्म को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्युबलाइजेशन। तो ये क्या करता है, सॉल्युबलाइजेशन के थ्रू क्या करता है, ये इजीली सॉल्युबलाइज कर देता है आराम से। दूसरा ये क्या करता है कि ये
फॉस्फेट प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना फॉस्फेट का कोई भी जो बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए में क्या है, फॉस्फेट चाहिए, प्रोटीन में या और भी जितने भी एटीपी चाहिए, मेन एटीपी की बात करें तो उसमें बिना फॉस्फेट का काम नहीं चलेगा। तो सॉइल में अगर हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे तो हम फॉस्फेट आसानी से सॉइल में क्या करते हैं, पहुंचा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, याद रखना है, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस ये पहला बैक्टीरिया, दूसरा बैसिलस मेगाथेरियम, ये दोनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉस्फेट बैक्टीरिया है जो फॉस्फेट को फिक्स करता है, फॉस्फेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है सॉइल में। ठीक है, इसी से रिलेटेड फॉस्फेट से रिलेटेड है बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर क्या है, ये बायोस्फीयर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चूंकि अगर हम ये तो बायोस्फीयर बायो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यही थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस प्लस रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फेट, इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, थायोबैसिलस इजीली रॉक फॉस्फेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और वो फॉस्फेट आसानी से किसको मिल जाएगा, प्लांट को मिल जाएगा। तो इसी कॉम्बिनेशन को थायोबैसिलस ऑक्सीडेंस रॉक फॉस्फेट एंड सल्फेट को क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर। ये बहुत ही बायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और फिर भी कई बार क्वेश्चन आने भी आगे भी आ सकता है, और आप प्रैक्टिस अगर करें तो वहां भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो माइकोराइजा। माइकोराइजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। माइकोराइजा यानी माइको मीन्स होता है फंगस, राइजा मीन्स रूट, यानी ये फंगस जो होगा प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन करता है, और वो एसोसिएशन करने के बाद प्लांट को ये क्या करता है, वहां पे जो इनसॉल्युबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट है वो उसको सॉल्युबल फॉर्म में किसको प्रोवाइड कराता है, प्लांट को। बदले में प्लांट से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट जो वो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिएंट बनाता है वो इसको क्या करता है, थोड़ा सा प्रोवाइड करा देता है। तो हम बात करें कि जो माइकोराइजा है ये सिम्बियोटिक फंगल एसोसिएशन में रूट के साथ रहता है, प्लांट के रूट के साथ रहता है, और स्पेशली ये रूट किसके साथ, किस टाइप के प्लांट के रूट के साथ रहेगा, स्पेशली सीडेड प्लांट, जिसको बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स इसको बोले जिसमें सीड प्रेजेंट हो, और इसमें पूरे प्लांट किंगडम में इसमें ग्रुप दो क्लासेस में रखा गया, एक जिम्नोस्पर्म दूसरा एंजियोस्पर्म। इस दोनों में सीड होता है, और इसके रूट में ये माइकोराइजा एसोसिएटेड रहता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन रहता है। सिम्बियोसिस में हमने पढ़ाया था कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन में दोनों बेनिफिटेड होगा, और दोनों बेनिफिटेड होगा, एक दूसरे का हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब ये जनरली माइकोराइजा वहां मिलेगा, यानी उस प्लांट के रूट में मिलेगा, ये रूट के साथ एसोसिएटेड मिलेगा जहां पे पहले से न्यूट्रिएंट की कमी होती है, यानी जहां पे न्यूट्रिएंट की कमी होगी, या यूं कह सकते हैं अनअवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट रहेगा। कहने का मतलब अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें प्यास लगी है, तो प्यास लगी है तो बहुत सारे वाटर हैं, जैसे नाली का भी पानी है और एक बोतल का भी पानी है। तो नाली में खूब पानी है, समुद्र में खूब पानी होता है, लेकिन हम लोग पी नहीं पाते, उसको नहीं ले पाते, तो दैट इज कॉल्ड अनअवेलेबल फॉर्म। और वही समुद्र का पानी हम लोग ट्रीट करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस पानी को यूज कर सकते हैं। तो यही बात हो गई कि जो माइकोराइजा होता है, जो अनअवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस अनअवेलेबल फॉर्म को अवेलेबल फॉर्म में प्लांट को क्या करते हैं, अवेलेबल करा देते हैं। माइकोराइजा का फंक्शन क्लियर। अब बताते हैं माइकोराइजा दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा होता है इंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा की बात अगर करें तो ये प्लांट के रूट के सरफेस पे रहता है, और उस सरफेस पे क्या करता है, प्रेजेंट रहता है, यानी सरफेस के साथ लूज एसोसिएशन बनाता है, दैट इज कॉल्ड द एक्टोमाइकोराइजा। और ये इसका कुछ पार्ट, ज्यादातर पार्ट इसका जो होगा वो सरफेस पे रहेगा, कुछ पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ कॉर्टेक्स। जब आप डायग्राम देखेंगे कॉर्टेक्स का, यानी बनाने की कोशिश अगर करेंगे तो ये मान लीजिए रूट को कर करके देखें तो यहाँ पे बहुत सारा सेल्स होता है, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टिकल सेल, यानी कॉर्टेक्स का सेल है।
तो ज्यादातर सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है यहाँ पर, लेकिन कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाता है, यानी इसका कुछ पार्ट इस तरह से ये एंटर करेगा, किसका, एक्टोमाइकोराइजा का। लेकिन इसमें और अंदर तक नहीं जाएगा, तो कुछ पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कहां पे ये आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ पार्ट क्या रहेगा, सेल के बारे में सरफेस पे रहेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर की बात हम कर लिए। एक्स्ट्रा सेलुलर की अगर हम बात करें तो इस किस प्लांट के साथ एक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन बनाएगा, तो मेन एग्जांपल है पाइनस, यूकेलिप्टस, ओक एंड पीच। ये चार एग्जांपल्स अगर आप याद कर लेते हैं तो एक्टोमाइकोराइजा से क्वेश्चन बन जाएगा। यानी पाइनस, यूकेलिप्टस, ओक एंड पीच प्लांट है, तो ये वहां पे डेवलप होते हैं जहां पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होता है, और वहां पे इसके रूट के साथ एक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन बनाता है। उस एसोसिएशन को बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। और इसी को रिपोर्ट करने वाले एक साइंटिस्ट थे हर्टिंग्स नेट, क्योंकि हर्टिंग्स साहब का जो इन्होंने एक नेट बनाया था वो लगता था हर्टिंग्स नेट के जैसा, इसका नाम दे दिया हर्टिंग्स नेट। यानी मेंटल या हर्टिंग नेट जो है यही है एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ रूट फॉर्म बाय फंगल हाइफा। ये पूरे चारों तरफ से, ये एक्चुअली रूट नहीं है, लगता है रूट जैसा, लेकिन ये चारों तरफ क्या है, फंगस है। इसी को हर्टिंग्स रूट बोलते हैं, हर्टिंग्स नेट बोलते हैं। और ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो अब फंक्शन की बात करें, हेल्प कैसे करेगा ये, तो पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा वाटर तेजी से एब्जॉर्ब होगा। अब अगर ये सिंपल रूट इसका होता तो थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब होता, लेकिन अब इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया हाइफा की वजह से। वो हाइफा क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा देगा। दूसरा, सोलिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस एंड इट्स एब्जॉर्प्शन। अब देखो ह्यूमस क्या है, जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, या और भी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, तो उसको क्या करेगा, ये डिग्रेड करेगा एंजाइम्स निकाल के, और जो उसको क्या कर देगा, सॉल्युबल फॉर्म में कर देगा। दैट इज कॉल्ड सोल्युबलाइजेशन। अब वो सॉल्युबल फॉर्म में आराम से प्लांट अपने लिए इस्तेमाल कर लेगा, यानी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका अगर ये जो एक्टोमाइकोराइजा है, इसकी वजह से जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, इस चारों का एब्जॉर्प्शन 2 to 3 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज अप टू 2 to 3 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो 2 से 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा तो प्लांट ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, उसको न्यूट्रिएंट जल्दी मिल जाएगा। और चूंकि ये जो एक्टोमाइकोराइजा है एक तरह का एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस रिलीज करता है या केमिकल रिलीज करता है, जो रूट के अगल बगल में कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने देता, या पैथोजेनिक कोई ऑर्गेनिज्म भी है तो उसको ये मार देता है। तो चूंकि प्रोटेक्ट रूट, अब इसकी वजह से क्या होगा, उस रूट को बचाएगा, उसके पास कोई बैक्टीरिया आके उसको बर्बाद ना कर दे, कोई और ऑर्गेनिज्म उसको आके बर्बाद ना कर दे, उससे क्या करता है, ये बचाता है, क्योंकि इसमें ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज करता है। तो ये सारा का सारा जो हो गया, ये एक्टोमाइकोराइजा की बात हमने की। इसके कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, लेकिन कभी आता नहीं है एग्जांपल्स, लेकिन इंडोमाइकोराइजा के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। एक्टोमाइकोराइजा से क्वेश्चन आएगा तो मेंटल और हर्टिंग्स नेट से ज्यादा आता है, नहीं तो कुछ एग्जांपल्स पूछे। लेकिन इसमें जो इंडोमाइकोराइजा है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, काफी क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो इंडोमाइकोराइजा का एक बेस्ट एग्जांपल है, जहां से अभी तक कई बार क्वेश्चन पूछे गए, 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए, दैट इज फॉर ग्लोमस। ग्लोमस एक एग्जांपल है जो एक्टोमाइकोराइजा है, फंगस है एक तरह का, जो प्लांट के कॉर्टेक्स के अंदर तक क्या होता है, ये घुसा हुआ रहता है। ये कॉर्टेक्स के, मान लीजिए ये यहां तक रहेगा, इस तरह से बनाएगा, कुछ पार्ट इस तरह से, कुछ पार्ट यहां से निकलेगा, कुछ सेल के अंदर भी रहेगा, कुछ जो है इस तरह से इसमें घुसेगा, कुछ पार्ट ऐसे रहेगा, कुछ पार्ट यहां पे घुस जाएगा, कुछ पार्ट इधर रहेगा, इस तरह से। इंडोमाइकोराइजा क्या होता है, पूरा सेल के अंदर तक, यानी कॉर्टिकल सेल के अंदर या इंटर कॉर्टिकल सेल के पास तक पहुंचा हुआ रहता है। तो इंडोमाइकोराइजा की बात करें, इसका ज्यादातर पार्ट क्या होता है, कॉर्टिकल सेल के अंदर होता है, स्पेशली कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ कॉर्टेक्स, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर सेल, ये सेल है, सेल के बाहर ये बहुत सारा पार्ट ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, लेकिन इसका जो कुछ पार्ट टिप्स होता है, वो टिप्स सेल के कॉर्टिकल सेल के अंदर भी घुस जाता है। और जो अंदर घुसता है तो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ कॉर्टेक्स एंड फ्यू टिप ऑफ हाइफा आर इंट्रा सेलुलर
इनसाइड सेल ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ रूट भी आता है। तो जो इस रूट के अंदर घुस रहा है, यानी कॉर्टिकल सेल के अंदर जा रहा है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? वैम। वैम, VAM, वैम, वेजिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा, जिसको हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो ये वैम के रूप में ये प्रेजेंट होता है और ये इसका कुछ पार्ट ही बाहर रहता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ रूट। ग्रोथ ऑफ फाइबा इज वेरी लिमिटेड, यानी आउटर सरफेस में बहुत कम होता है। ये ज्यादातर क्या होगा, ये कॉर्टिकल सेल के अंदर घुसा हुआ रहेगा। अब इस तरह का जो इंडोमाइक्रोराइजा है, ग्लोमस जिसका एग्जांपल है, वो कौन कौन से प्लांट के साथ एसोसिएटेड रहेगा? तो प्लांट का नाम याद कुछ कर लीजिएगा, ऑर्किड, ग्रासेस एंड सम वुडी प्लांट्स, उसके साथ ही एसोसिएशन ये बनाता है। फंक्शन की बात करें तो सेम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये भी करेगा, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत आएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इंडोमाइक्रोराइजा वहां ग्रो करेगा जहां पे फास्फोरस की कमी रहेगी। या यूं कह सकते हैं जो फास्फोरस इनसॉल्युबल फॉर्म में है, प्लांट को नहीं मिल रहा है, और ये क्या करेगा, इंडोमाइक्रोराइजा वो इस तरह से प्रेजेंट रहेगा और ये फास्फोरस को मिलने सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और वो प्लांट को फास्फोरस आसानी से मिल जाएगा। यानी इसमें क्या था कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम सबके लिए इस्तेमाल हो रहा था, सबके एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था। लेकिन जो इंडोमाइक्रोराइजा और ग्लोमस जिसका एग्जांपल है, वो मेनली जहां पे फास्फोरस की प्रॉब्लम होगी वहां पे ये प्रेजेंट रहेगा और फास्फोरस किसको अवेलेबल कराएगा, प्लांट को आराम से अवेलेबल कराएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे। वैम, वैम जो है ये इंडोमाइक्रोराइजा का एग्जांपल है। वैम का फुल फॉर्म है वेजिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा। पहला क्वेश्चन यहां से यही पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वेजिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा ये स्पेशलाइज्ड फॉर फास्फोरस न्यूट्रिशन, जहां फास्फोरस की प्रॉब्लम होती है वहां पे ये प्रेजेंट रहेगा, यानी फास्फोरस डेफिसिट एरिया में ही ये ग्रो करेगा। कोई सा प्लांट जो फास्फोरस डेफिसिट एरिया में है वहां पे जरूर इंडोमाइक्रोराइजा मिलेगा। तो ये एक टाइप का क्या है, इंडोमाइक्रोराइजा है और इट इज इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ इंडोट्रॉफिक फंगल हाइफा। इंडोट्रॉफिक मतलब कॉर्टेक्स के पास आ जाता है, क्यों, भोजन लेने के लिए, क्योंकि कॉर्टेक्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट आता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो आता है वो लेता है और बदले में ये सॉल्युबल फॉर्म क्या करता है, कॉर्टेक्स को देता है और यहाँ से क्या होता है फिर प्लांट में यूज हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे का सिम्बियोटिक होता है। तो ये कॉर्टेक्स, रूट ऑफ कॉर्टेक्स जो है वहां पे ये काम करेगा। अब देखो बात अगर करें कि जो इंटरसेलुलर टिप है ये दो तरह का कंसिस्ट करता है। पहला एक वेजिकल लाइक होगा जिसको बोलते हैं वेजिकुलर, और कुछ होते हैं ब्रांच जिसको बोलते हैं अर्बस्कुलर। अब यही अगर ये अगर इस तरह का वेजिकल का फॉर्म बना ले, दिस इज कॉल्ड वेजिकुलर, और ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द अर्बस्कुलर। ठीक है, तो वेजिकुलर अर्बस्कुलर ये दो तरह का हो गया। वेजिकल है इसलिए वेजिकुलर, ब्रांच है इसलिए अर्बस्कुलर, ध्यान रखना है। इसीलिए इसको वेजिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा बोलते हैं, क्योंकि ये वेजिकल के जैसा स्ट्रक्चर और ब्रांच के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको वैम बोलते हैं। अब सवाल होता है कि ये बनता कैसे है, तो बात अगर करें कि हाउ इट इज फॉर्म्ड, तो सबसे पहले ये इंडोमाइक्रोराइजा का टाइप है और ये इन कॉर्टेक्स ऑफ रूट की बात करता है। अब जैसे इन कॉर्टेक्स ऑफ रूट में जाएगा तो ये जो इंटरसेलुलर हाइफा है, ये इंटरसेलुलर हाइफा जो दो सेल के बीच में, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर। इंट्रा मतलब इनसाइड। तो अभी इंटरसेलुलर जो हाइफा है इसका क्या करेगा, टिप पेनिट्रेट करेगा कॉर्टिकल सेल को। अगर कॉर्टिकल सेल को जैसे ही पेनिट्रेट करेगा इट बिकम इंट्रा। देखो ये क्या है, इंट्रा, और ये क्या है, इंटर। इंटर इंट्रा में अंतर यही है, इंटर मतलब दो कॉर्टिकल सेल के बीच हो उसको इंटर, और जो जब यही ब्रांच कॉर्टिकल सेल के अंदर पेनिट्रेट हो जाए दिस इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर टिप ऑफ हाइफा। ठीक है, तो अब इंट्रासेलुलर टिप ऑफ हाइफा का पॉसिबिलिटी हम देखेंगे। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो वैम है वो वैम कैसे फॉर्म होता है उसकी बात हम कर रहे थे। तो वैम में वेजिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा उसको क्यों कहते हैं, जो कि एक इंडोमाइक्रोराइजा है। इंडोमाइक्रोराइजा जब
इंटरसेलुलर हाइफी, इंटरसेलुलर मतलब जो दो सेल के बीच में हो, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर हाइफी। अब ये क्या करता है, इसका टिप समय के साथ क्या करता है, इसका टिप कॉर्टिकल सेल में जो रूट का कॉर्टेक्स होता है उसमें क्या करता है, ये पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करने के बाद ये क्या होता है, इसको जब ये पेनिट्रेट करेगा तब इसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब इनसाइड, ठीक है। तो इसमें जब घुसेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, माने सेल के अंदर यानी कॉर्टिकल सेल के अंदर जब इसका टिप एंटर करेगा तो दो पॉसिबिलिटी होगा, पहला कि इसका टिप जो है वो वेजिकल बनाएगा, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, नहीं तो दूसरा जब अगर ये वेजिकल बनाता है तो इसको बोलते हैं वेजिकुलर, और अगर ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनाए तो इसको बोलते हैं अर्बस्क्यूल, और ये स्ट्रक्चर है अर्बस्कुलर। तो चूंकि ये दोनों एक वेजिकल बना रहा है और कुछ अर्बस्कुलर बना रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया वेजिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा यानी वैम, ठीक है। इसका देखो डायग्राम अगर देखा जाए तो इंडोमाइकोराइजा ये वैम है, एंटर करता है कहां पे, रूट के बीच, इंटरसेलुलर के बीच में पहले रहता है, बाद में इसका टिप्स इसमें एंटर किया, कॉर्टिकल सेल है, कॉर्टिकल सेल में जब एंटर करेगा इसको क्या बोलते हैं वेजिकुलर, और अगर ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो, और अगर ये ब्रांच होगा तो इसको बोलते हैं क्या अर्बस्कुलर, ठीक है। और ये बीच में जो है इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर हाइफा, ठीक है। तो इंटरसेलुलर हाइफा हो गया। तो ये पूरा हमारा वैम के बारे में डिस्कशन है, यहाँ से क्वेश्चन फंसते बहुत जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इसी से कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इंडोमाइकोराइजा इज फॉर्म्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ फंजाई, इंडोमाइकोराइजा किस तरह का फंजाई बनाता है। तो आप 11th में आप डिटेल में आप देख लिए होंगे कि 11th में जब हम फंजाई पढ़ाए थे या आप पढ़े भी होंगे कि फंजाई में दो तरह के फंजाई होते हैं, एक सेप्टेड, सेप्टेड मतलब अगर ये फंजाई है इस तरह से मान लिया जाए, इस तरह से फंजाई है और इसमें अगर ये सेप्टा बना हुआ है तो इसको बोलते हैं सेप्टेट, और अगर फंजाई इस तरह का हो यानी ये इस तरह का तो इसको क्या बोलते हैं एसेप्टेट, यानी सेप्टा एब्सेंट होगा तो उसको बोलेंगे एसेप्टेट, सेप्टा प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं सेप्टेट, क्लियर। अब बात करते हैं तो इसमें इंडोमाइकोराइजा इज फॉर्म्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ फंजाई, सेप्टेट एसेप्टेट बोथ, तो दोनों तरह का फंजाई जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है, क्लियर। अब इसी में कुछ छोटे छोटे पॉइंट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है लिग्यूम प्लांट्स में, तो वो लिग्यूम प्लांट्स हम लोगों ने सेसवानिया देखा या और भी बहुत सारे लिग्यूम प्लांट्स की बात हमने की थी, पी प्लांट बोला था, क्या नाम ग्राम के बारे में देखा था। तो ये सारे प्लांट्स के अलावा कुछ ऐसे जो क्या नाम है जो नॉन लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें भी क्या, उसके भी रूट में क्या होता है नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। तो वो कौन सा है, उसका एग्जांपल है एल्गनस। एल्गनस इज अ नॉन लिग्यूम प्लांट, ये प्लांट है, इसी के रूट में क्या होता है रूट नोड्यूल बनाता है जिसमें एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है फ्रैंकिया। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो वो पूछेगा कि कौन ऐसा लिग्यूमिनस प्लांट है, नॉन लिग्यूमिनस प्लांट है जिसके साथ बैक्टीरिया एसोसिएटेड रहता है, तो उसका एग्जांपल होगा एल्गनस, और इसके साथ कौन सा बैक्टीरिया होता है तो उसका नाम है फ्रैंकिया, ठीक है। इसी तरह से एक और जो है फंगस है, ये एक तरह का, इसको बोलते हैं क्या पेसिलोमाइसीज लिलेसिनस, ये एक स्पेशल ऐसे ही ना कभी कभी पूछ दिया जाता है, पेसिलोमाइसीज लिलियसिनस जो होता है ये निमेटोड का इंफेक्शन अगर किसी प्लांट पे होता है तो उससे हम इसका ये बायो कंट्रोल के रूप में यूज हम कर सकते हैं। कुछ रोटेनोन्स की बात करें, ये रोटेनोन्स क्या है, एक तरह का नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। ये रोटेनोन्स एक तरह का फंगस है जो कि किल करता है किसको, बहुत सारे इंसेक्ट को, बहुत सारे पैथोजेंस को, और ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे हम लोग हैं, हमारे लिए ये कोई, हमारे ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी इट इज हार्मलेस फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और कहां से निकाला गया ये रोटेनोन्स, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट ऑफ डेडिस एंड लोंकोकार्पस। लोंकोकार्पस और डेडिस के रूट में जो एसोसिएशन था फंगस का, वहां से निकाला गया रोटेनोन्स, ठीक है।
एक और केमिकल्स है जिसको बोलते हैं एजाडिरेक्टिन। एजाडिरेक्टिन नाम से ही वाकिफ है, ये यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इट इज द फर्स्ट नेचुरल इंसेक्टिसाइड यूज्ड बाय मैन। आदमी सबसे पहले, चूंकि इसका नाम नीम है, नीम को इंग्लिश में मार्गोसा बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नाम है एजाडिरेक्टा इंडिका। चूंकि इंडिया में हजारों साल से इसका यूज हम लोग करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज इसको करते आ रहे हैं, किसके लिए? इंसेक्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट को भगाने के लिए। देखते हैं कपड़ों के बीच में नीम का पत्ती रख दिया जाता है ताकि लिप्स जो है, लिप्स में जो केमिकल्स है वो इसको एजाडिरेक्टिन जो उसमें है वो उसको भगा देगा। तो एजाडिरेक्टिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम एजाडिरेक्टा इंडिका और ये फर्स्ट नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, फर्स्ट नेचुरल इंसेक्टिसाइड जो कि एंशिएंट टाइम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक है एमानेटा मस्केरिया, ये एक तरह का फंगस है जिसमें हेलुसिनोजेंस केमिकल्स मिलता है। हेलुसिनोजेंस मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रम पैदा होना। जैसे कोई मैरिजुआना ले लेता है, भांग जिसको बोलते हैं, गांजा कोई पीता है, तो उसके दिमाग में एक तरह का ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हम बहुत उड़ रहे हैं या उसके ऊपर मैं सो रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का एमानेटा मस्केरिया हेलुसिनोजन एक केमिकल्स उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका हम इस्तेमाल वैसे रोगी के ट्रीटमेंट में हम कर सकते हैं जिसको मेंटल इलनेस है, यानी दिमागी प्रॉब्लम है, तो वहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा और भी है, इसी में सब नेचुरल इंसेक्टिसाइड नेचुरली है, उसको कोई प्रॉब्लम उससे नहीं हुआ। जैसे एजाडिरेक्टिन ये हो गया, रोटेनोन्स ये हो गया। एक होता है स्क्विल। स्क्विल क्या होता है? ये एक रेड वैरायटी ऑफ रेड ओनियन होता है, रेड ओनियन से निकाला जाता है रेड स्क्विल। ये एक तरह का क्या है? नेचुरल इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारेगा। और ये जो आइसोलेट किया जाता है जिस स्पेसीज से, उसका नाम है यूरेजीनिया मैरिटिमा। ठीक है, तो यूरेजीनिया मैरिटिमा जो है इस स्पेसीज से स्क्विल को निकाला जाता है। निकोटीन बहुत फेमस है, निकोटीन हम लोग जानते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, खैनी जो यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, या जो तंबाकू यूज किया जाता है उसमें ये निकोटीन प्रेजेंट होता है, उसी से ये आइसोलेट किया जाता है। किससे? टोबैको प्लांट से। पायरेथ्रम ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बायो इंसेक्टिसाइड है जो बड़े लेवल पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका है एक थ्यूरोसाइड, ये टॉक्सिन्स है जो कि बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस ये उससे आइसोलेट किया जाता है और ये बहुत तरह के इंसेक्ट को क्या करता है? किल करता है। तो ये सारे क्या है? नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स है। इसमें लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडोमोनास फुटिडा। सीडोमोनास फुटिडा ये इसी को बोलते हैं सुपर बग। इसका साइज बहुत बड़ा होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया सुपर बग और उसको साइंटिफिक नेम दिया गया सीडोमोनास फुटिडा। एक्चुअली ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो ऑयल को खाता है, यानी जहां पे ऑयल, जैसे हमारे यहाँ पे तेल निकाला जाता है तो वहां पे सॉइल पे बहुत ज्यादा तेल क्या होता है? निकल जाता है। तो वो क्या करेगा? सॉइल को बर्बाद कर देगा। पानी में जा रहा है कोई टाइम तक, तेल निकल गया तो पानी का जितना भी पानी के अंदर जो जूलॉजिकल या यूं कह सकते हैं एनिमल्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो वो तेल, चूंकि जो ऑयल है वो जल्दी खत्म होता नहीं है। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था एम चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती। एनआरआई थे, इंडिया के थे, बाद में ये अमेरिका में जाके बस गए। इन्होंने ही इस ऑयल फीडिंग बैक्टीरिया को बनाया था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक चूंकि ऑयल फीडिंग का था तो ये क्या करते थे? चूंकि ऑयल में क्या होता है? कार्बन होता है, उसी कार्बन से ये अपना एनर्जी लेता है और वो बार बार जितने भी ऑयल है सबको खाता है। तो अगर जहां पे ऑयल पोल्यूट हुआ है, निकला है, अगर हम इस बैक्टीरिया को वहां डाल दें तो वो क्या करेगा? सारा बैक्टीरिया को खा जाएगा, उस वाटर को क्लीन कर देगा। सॉइल, यहाँ पे सॉइल में अगर हम इस बैक्टीरिया को डाल दें तो सारा जो है बैक्टीरिया, सारा ऑयल जो है उस ऑयल को खत्म कर देगा और वहां से फिर पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। तो ये सीडोमोनास फुटिडा 4 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया को कंबाइन करने पर क्या हुआ? ये बना था। इसीलिए चूंकि साइज इसका बड़ा था इसलिए इसका नाम दिया गया सुपर बग। तो ये चैप्टर आज खत्म हो गया। इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन है इसको बना दीजिए और अगर कोई डाउट हो तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप उसको भेज दीजिए, मैं सॉल्व